सो हेलो एस्पिरेंट्स, ये एसएससी सीजीएल का जीएस का पेपर है जो स्टेनोग्राफर का 6 अगस्त 2025 को जो पेपर अभी आपका कंडक्ट हुआ है। तो इसका परीक्षा वेंडर एडिक्यूटी है, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि परीक्षा सेंटरों पे कुछ समस्याएं आ रही है और पेपर के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं। देखिए, परीक्षा सेंटर पे जो समस्याएं जो दिक्कतें स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ रही है वो तो बिल्कुल इनटॉलरेबल है, ये बहुत मन व्यथित दुखी करने वाला है। लेकिन परीक्षा के अंदर, पेपर के अंदर हम देखते हैं कि पेपर के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको हमको किन बातों को ध्यान रख के आपका जो अपकमिंग सीजीएल का एग्ज़ाम है सितंबर में, तो उसमें आपको परीक्षा को ध्यान रखते हुए, उसकी तैयारी करते हुए आपके पास जो भी समय है उसमें आपको क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, माइंड मेकअप रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से देख रहे हैं क्या है, आदित्य L1 मिशन और उसके पेलोड के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। आदित्य L1 एक सूट पेलोड में सूट के क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर के तापमान और रासायनिक संरचना के अध्ययन करने के लिए निकट पराबैंगनी यूवी स्पेक्ट्रम में सौर डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो सूरज के ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर और यूवी के अध्ययन करने के लिए इसको आदित्य L1 को स्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और सोलेक्स उपकरण, तो आदित्य L1 आपका कब भेजा गया था, आपका सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में आपका ये आदित्य L1 मिशन भेजा गया था, ठीक है ना। तो सितंबर 2023 में इसको भेजा गया था और ये सूर्य के 5 लेग्रेजियन पॉइंट्स में से जो पहला लेग्रेजियन पॉइंट है उस पर स्टैब्लिश किया गया था इसको, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है और इसके बीच में जो दूरी है, तो ये मान लीजिए 15 किलोमीटर है, तो इसके 10% दूरी पे, पृथ्वी के पास 10% दूरी पे पहला पॉइंट L1 है। इसी का चक्कर लगाने के लिए, L1 पॉइंट के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए आदित्य L1 मिशन को स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना। ये L1 पॉइंट हो गया, L2 पॉइंट यहाँ पे है, L3 पॉइंट यहाँ पे है और L4 पॉइंट यहाँ पे है और L5 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी पे आपका इस्टेब्लिश हुआ है और कौन से मिशन से, PSLV C57 मिशन था ये, ठीक है ना। अभी 60-61 मिशन हो चुके हैं PSLV के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि सोलेक्स उपकरण एक उच्च रिजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंग दैर्घ्य में सौर फ्लेयर्स और सक्रिय क्षेत्रों के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। द सोलेक्स इंस्ट्रूमेंट इज अ हाई रेजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड टू स्टडी सोलर फ्लेयर एंड एक्टिव रीजन्स इन सॉफ्ट एक्सरे वेवलेंथ, ठीक है ना। तो सोलेक्स को अगर हम इसके नाम को तोड़ेंगे तो सोल फॉर सोलर हो जाएगा, ठीक है ना। सोल फॉर सोलर हो जाएगा और एक्स फॉर एक्सरे हो जाएगा, इसमें एक्स फॉर एक्सरे हो जाएगा और एस फॉर स्पेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला एस है इसके लिए किसके लिए स्टैंड कर रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर के लिए ना, स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है ना। तो ये स्पेक्ट्रोमेट्री, तो इसके नाम को तोड़ के आप इसको अर्थ को समझ सकते थे कि हाँ, ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री को अध्ययन करने के लिए भेजा गया। नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, जैसे एक निसार मिशन था, इंडिया और यूएस का सम्मिलित था निसार मिशन। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया। एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो नासा और इसरो का ये संयुक्त उपक्रम था, अभी लॉन्च भी हो गया, ठीक है ना। तो निसार उपग्रह था। ऐसे ही हेलिना, ऐसे ही आपका एक हेलिना है, हेलिना, ये सारे प्रश्न आ चुके हैं एसएससी में, ठीक है ना। तो हेलिना, हेली फॉर, हेली स्टैंड करता है हेलीकॉप्टर के लिए और ना फॉर है नाग। नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर में फिट हो जाता है। तो हेलीकॉप्टर में फिट होने वाले जो एंटी टैंक मिसाइल है उसको हेलिना कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है, इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग से संचालित लूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
तो इसरो और जाक्सा अभी आपको याद होगा सितंबर नहीं अगस्त 2023 में आपका लाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मिशन नंबर 4 जो था उसके द्वारा आपका चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त करता है और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाता है। ठीक है, तो इस सफलता के बाद इसका जो लैंडर रहता है विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों अपना काम सफलता से करते हैं। तो इस सफलता के बाद इसरो और जापान की एजेंसी जाक्सा के बीच लूपेक्स एल फॉर लूनर, ठीक है ना, तो लूनर यानी चंद्रमा के लिए सहयोग समझौता होता है जिसमें ये फिर से एक लैंडर और रोवर भेजेंगे, जिसका लैंडर जो है इसरो भेजेगा, इसका लैंडर जो है इसरो बनाएगा और रोवर कौन डेवलप कर रहा है, जापान बना रहा है। ठीक है ना, जापान। तो ऑप्शन देखते, इतनी जानकारी हमने देख ली, ठीक है ना, इतनी जानकारी देख ली। अब ऑप्शन देखते कि ऑप्शंस क्या दिए हैं इसमें। लूपेक्स जो मिशन है इसरो और जाक्सा, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। मंगल ग्रह के वायुमंडल नहीं, मंगल ग्रह से कोई लेना देना ही नहीं है लूपेक्स का, ठीक है ना, तो मंगल ग्रह और मिट्टी की संरचना गलत हो जाएगी। चंद्रमा की कक्षा में संचार उपग्रह तैयार करना, कोई सेंस नहीं इस बात का। मान लीजिए चंद्रमा है और चंद्रमा की कक्षा में संचार उपग्रह करेंगे क्या? संचार आपको थोड़ी चंद्रमा के पे कोई व्यक्ति थोड़ी रह रहा है जिसके साथ आपको संचार करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कि ऑप्शन तुरंत इजीली एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है ना, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि चंद्रमा पे पानी की मात्रा गुणवत्ता की जांच करने और इसके अंधेरे पक्ष का पता लेना। इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन मून एंड एक्सप्लोर इट्स डार्क साइड, यही ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, तो सूरज से रिलेटेड है, तो ये आपका आदित्य L1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन जो है आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो साइंस एंड टेक का पोर्शन और स्पेशली स्पेस टेक का पोर्शन आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, एडिक्यूटी को पसंद आ रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये प्रश्न थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम के प्रश्न में थोड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को तो संवहन कहते हैं, लेकिन संवहन को इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो एडवेक्शन है इसका भी मतलब इन्होंने संवहन ही दे रखा है, जबकि एडवेक्शन को अभिवहन कहते हैं। ठीक है ना, जब वायुमंडल में हवाएं ऊर्ध्वाधर बहती हैं और संवहनी धाराओं का रूप बनाती हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट और उसी से ऊर्ध्वतापन होता है। ठीक है ना, और जब क्षैतिज ट्रांसफर होता है तो इसको एडवेक्शन कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट में एडवेक्शन और कन्वेक्शन की परिभाषाएं उल्टी दी गई है। ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संवहन यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है ना, और दूसरा वाला, तो अगर हिंदी माध्यम के हिसाब से तो ये वाला कथन सही हो रहा है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के हिसाब से ये वाला कथन गलत हो रहा है। ठीक है ना, तो आपका इंग्लिश वाला ही माना जाता है, हिंदी वाला नहीं माना जाता है। ठीक है ना, इन्होंने हल्का फुल्का मतलब गूगल पे ट्रांसफर जो ट्रांसलेशन करोगे तो कन्वेक्शन का, ठीक है, तो एडवेक्शन और कन्वेक्शन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन हिंदी में संवहन दोनों को लिख दिया जाता है। तो ये वाला हवा के क्षैतिज गति से ऊर्जा का जो है उसको कन्वेक्शन या एडवेक्शन कहते हैं, और गर्मियों के दौरान उत्तरी भारत में लू जो है वो एडवेक्शन की वजह से होती है। ये वाली बात सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगी। इन दोनों में बस एडवेक्शन को नीचे ला देना है, कन्वेक्शन को ऊपर ला देना है। ठीक है ना, एडवेक्शन को नीचे ला देना है, कन्वेक्शन को ऊपर लेते आना है, तो ये बातें सही हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है ये। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य है, पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है ना, तो अब ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो जब ये क्या होता है, सूर्य की किरणों से ये गर्मी शुरू होती है ऐसे ऐसे, तो जो गर्म हवाएं ऊपर और नीचे ऐसे जाती हैं, तो ये क्या हो रहा है, ऊर्ध्वतापन हो रहा है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल हीटिंग हो रही है वायुमंडल की। तो वर्टिकल हीटिंग का क्या रीजन होता है, कन्वेक्शन करंट। वर्टिकल हीटिंग का जो रीजन होता है वो होता है कन्वेक्शन करंट। ठीक है ना,
यही वाला क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है ना, यूपीएसआई में भी आ चुका है ये प्रश्न, यूपीएससी में भी आ चुका है मुझे लग रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। और एडवेक्शन क्या होता है कि जैसे ये हो गया आपका भू धरातल और ये हो गया समुद्र, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, सी ब्रिज चल रही है और लैंड ब्रिज चल रही है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से क्या हो रहा है, क्षैतिज रूप में आपका ताप का अंतर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक एडवेक्शन का भाग हो गया, एक तरह से एडवेक्शन का भाग हो गया, ठीक है। वायुमंडल में क्षैतिज हवाओं का के द्वारा जो गर्मी का ट्रांसफर हो रहा है, समुद्री धाराएं भी ये कार्य कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये एडवेक्शन की प्रक्रिया होगी। इसी की वजह से जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में राजस्थान में थार मरुस्थल का तापमान जब बढ़ जाता है और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जो नीचे की ओर खिसक जाता है, तो उत्तर भारत में लू आने लगती है, ठीक है ना, लू आने लगती है और काफ़ी शुष्क हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो वो भी एडवेक्शन ही है। लू की हवाएं कैसे क्षैतिज बहती हैं ना, लू की हवाएं कैसे क्षैतिज बहती हैं, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, तीसरा वाला सही होगा। अगर हिंदी मीडियम का कोई छात्र, जैसे मैं हिंदी से ही करता हूँ, तो मुझे ये वाला परिभाषा तो सही लग जाता और मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन इसलिए आपको ध्यान देना कि इंग्लिश मीडियम वाला प्रश्न देखना है, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। ध्वनि को कौन सा गुण उसकी तीव्रता लाउडनेस को निर्धारित करता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन आ गया आप, ठीक है। ये सब लोगों को पता होता है जो भी थोड़ा जीएस पढ़ते हैं। तो तीव्रता लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है, ठीक है ना। और स्वर की ऊंचाई पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। मोटी आवाज वाले लोगों का तारत्व तो कम होता है और पतली श्रील आवाज वाले, जैसे महिलाओं और बच्चों की आवाज का तारत्व तो जो होता है वो अधिक होता है। तो महिला की आवाज की पिच अधिक है कि पुरुषों की, तो महिलाओं और बच्चों की आवाज का पिच अधिक होता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लाउडनेस पे प्रश्न था ना। तो लाउडनेस जो है वो आयाम पर निर्भर करती है, कोई चीज आवाज कितनी तेज है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची, 7 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्य दिए गए हैं, दूसरी अनुसूची में पेमेंट्स दिए हैं पदाधिकारियों के, संविधान में जो भी पदाधिकारी हैं, और तीसरी अनुसूची में संविधान के जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में दिया गया है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान करता है, 7वीं अनुसूची आपका जो है शक्ति विभाजन, ठीक है ना। तो शक्ति विभाजन करता है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची, ठीक है ना। तो बैंकिंग जो है, बैंकिंग एक क्या है, सेंट्रल सूची, संघ सूची का विषय है, ठीक है। सार्वजनिक व्यवस्था, लोग पब्लिक ऑर्डर पुलिसिंग का है, पुलिसिंग का और मजिस्टीरियल कार्य है, ठीक है ना, पुलिसिंग एंड मजिस्टीरियल कार्य है, ठीक है। तो पुलिस और ये क्या बोलते हैं आपका जो डीएम एसडीएम जो नियंत्रण करते हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ है, वो राज्य सूची का विषय, तो राज्य सूची का विषय यही हो जाएगा, ठीक है, नहीं आना सही है। रक्षा आपको फिर पता है, संघ सूची का विषय, और शिक्षा जो है पहले राज्य सूची का विषय था, फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या होता है, समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये समवर्ती सूची का है हिस्सा शिक्षा, समवर्ती सूची को इंग्लिश में बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के मुख्य विकास अधिकारी समय BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है ना, BVR सुब्रमण्यम, और राजीव कुमार जो है उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो आपका आपातकाल से संबंधित है, भाग 18 में आपके आपातकाल का वर्णन है, ठीक है ना। तो 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित होता है, ठीक है, 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित होता है, जब राष्ट्र पे आक्रमण होता है, आंतरिक वो होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, ठीक है, युद्ध होता है, तो उस स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 राष्ट्रपति शासन के संबंध में,
कि जब राज्य जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, राज्यपाल महोदय ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य हो गया। इन आधारों पे 356 में राज्य के मंत्रिमंडल का मंत्रिपरिषद का विघटन कर दिया जाता है। ठीक है, तो केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति, ठीक है, तो राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है ऐसी स्थिति में। ये 356। और एक वित्तीय आपातकाल होता है 360। 360 वित्तीय आपातकाल, जब देश के पास पैसे रुपए की बहुत कमी हो जाए। ठीक है, तो 352 2-3 बार लगा है। ठीक है, और 360 तो कई राज्यों में कई बार लग चुका है। रिक्तिकाओं के संबंध 360 का प्रयोग कभी नहीं हुआ वित्तीय आपातकाल। रिक्तिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना, तो बोल रहा है रिक्तिका के बारे में कौन सा सही नहीं है। वैक्यूल आर जनरली लार्जर इन एनिमल सेल्स देन इन प्लांट सेल, ठीक है ना, तो पूछ रहा है कौन सा सही। आप देखिए यहाँ पे यही तो दिक्कत हो रही है, लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा सही है मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल सेल में जो है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है। मान लीजिए एक एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है ना, ये एनिमल सेल है ए और ये प्लांट सेल है बी, तो इसके अंदर जो वैक्यूल होंगे वो छोटे छोटे होंगे। और जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होंगे, वैक्यूल मतलब खाली स्थान, एक बबल टाइप का रहेगा। तो पशु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो हैं ये पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। तो पूछ रहा प्रश्न में कौन सी बात सही नहीं है, यही बात सही नहीं है, ठीक है ना। पशु कोशिकाओं में आमतौर पे पौधों की कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ये बात सही है, ठीक है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका कोशिका के अधिकांश आयतन को घेर लेती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी रिक्तिका और ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है पादप कोशिका का घेर लिए। रिक्तिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडार थैलियों के रूप में काम करती हैं, ठीक है। रिक्तिकाओं में कुछ ठोस स्थान भर सकता है या तरल स्थान भर सकता है, तरल चीज भर सकती है, ठीक है ना। तो ये तीनों बातें सही है, यही वाला गलत है। पूछा कौन सा सही नहीं है, यही सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, देखते हैं अभी।